इसे कहते हैं सर मुंडाते ही ओले पड़ना। दुनिया की नजर इस बात पर थी कि अमेरिका इजराइल के लिए खुलकर युद्ध के मैदान में कूद गया है। रूस और चीन ईरान के लिए कब कूदेंगे? दोस्तों, खामनेई का संदेश लेकर ईरान के विदेश मंत्री रूस पहुंचे थे। खामनेई का संदेश पढ़कर रूस ने ईरान को अपने परमाणु वॉरहेड्स देने की घोषणा कर दी है। रूस ने कहा है कि सिर्फ वो ही नहीं, उसके जैसे कई और देश ईरान को परमाणु हथियार देने के लिए तैयार हैं। ये बात कही है दिमित्री मेदवेदेव ने। ये रूस के राष्ट्रपति रह चुके हैं। इनको भारत का पीएमओ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फॉलो करते हैं। दोस्तों, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची इस समय रूस दौरे पर है और रूस ने खुलकर ईरान का सपोर्ट कर दिया है। सिर्फ सपोर्ट ही नहीं किया है, परमाणु बम देने की बात कह दी है और ये बहुत बड़ी बात है। इतना होते ही इजराइल ने ईरान को युद्ध खत्म करने का प्रस्ताव दे दिया है। जी हाँ, इजराइल टाइम्स ने इसे प्रमुखता से छापा है। ईरान के पक्ष में रूस के एक कदम ने दोस्तों इजराइल को शांति के लिए सोचने पर मजबूर कर दिया है। फिलहाल CNN के हवाले से खबर ये आई है कि ईरान ने इजराइल का शांति समझौता ठुकरा दिया है। यानी ईरान ने शांति स्थापित करने के लिए मना कर दिया है, इनकार कर दिया है। ईरान के स्पोक्स पर्सन ने कहा है कि अब समझौते का कोई मतलब नहीं बनता है। फिलहाल दोनों देशों के बीच युद्ध जारी है। ईरान इजराइल युद्ध में ईरान के भीतर ज्यादा लोग मारे गए हैं और इजराइल के भीतर इंफ्रास्ट्रक्चर ज्यादा तबाह हो गया है। तेल अवीव और हाइफा की ऊंची ऊंची इमारतें कबाड़ में तब्दील हो गई हैं। इजराइल को आर्थिक तौर पर भी बहुत बड़ी चोट लगी है। इजराइल की सबसे बड़ी चिंता ये थी दोस्तों कि ईरान परमाणु बम न बना पाए। इसी चिंता में उसने ईरान पर हमला किया था। अब ईरान को रूस परमाणु वॉरहेड्स देने के लिए तैयार हो गया है। अगर ऐसा हो गया तो इजराइल की सारी कोशिशों पर पानी फिर जाएगा। न्यूक्लियर साइट्स पर हमला करने का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। रूस ने एक ही वार में अमेरिका और इजराइल दोनों की कूटनीति, कुटिल नीति और युद्ध नीति की कमर तोड़कर रख दी है। दोस्तों, दूसरी तरफ बड़ी खबर ये आ रही है कि अमेरिका ने ईरान पर बीटी बॉम्बर से 3 न्यूक्लियर साइट्स फोर्डो, एस्फहान और नंतास पर जो हमले किए थे, वो हमले अब ढाक के 3-5 साबित होते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इन पर इजराइल ने ही सवाल खड़े कर दिए हैं। इसको देखिए, ये इजराइल टाइम्स का अखबार है। ये कहता है कि फोर्डो न्यूक्लियर साइट पर नुकसान तो हुआ है, लेकिन डाउट अभी भी बने हुए हैं कि यूरेनियम खत्म हुआ भी है या नहीं। हमले से पहले यूरेनियम किसी और जगह तो ट्रांसफर नहीं कर दिया गया। इसको देखिए, ये इमेज सैटेलाइट इमेज मुहैया कराने वाली कंपनी मैक्सर के हवाले से सामने आई है। ये तस्वीर फोर्डो न्यूक्लियर बेस की है, जहां पर अमेरिका ने अपने B-2 बॉम्बर से 13,000 किलो बंकर बस्टर बम गिराकर बड़े बड़े छेद कर दिए थे। और इसी को आधार बनाकर अमेरिका कहता है कि उसने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को ध्वस्त कर दिया है। लेकिन उसके बाद जो तस्वीर सामने आई, उसने अमेरिका और इजराइल दोनों के पैरों तले से जमीन खींच ली। इस तस्वीर को दिखा करके विदेशी मीडिया ने छापा है, अमेरिकी हमले से पहले ही फोर्डो न्यूक्लियर साइट से ईरान ने अपना यूरेनियम कहीं और शिफ्ट कर दिया था। सैटेलाइट इमेज में ट्रकों की लंबी लंबी लाइनें लगी हुई दिखाई दे रही हैं। इसमें करीब 18 ट्रक दिखाई दे रहे हैं। ये तस्वीर अमेरिकी हमले से कुछ घंटों पहले की ली गई थी। संभवतः इन्हीं के जरिए यूरेनियम हटा लिया गया हो। यानी दोस्तों, क्या ये कहा जा सकता है कि अमेरिका का हमला बेकार साबित हुआ? जो नष्ट करने के लिए गए थे वो तो नष्ट हुआ ही नहीं। दूसरी बात यह है कि न्यूक्लियर वॉचडॉग, जिसको अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी कहा जाता है, जिसका काम ही है दुनिया भर के परमाणु प्लांटों पर नजर बनाए रखना, उसने ये रिपोर्ट दी है कि अमेरिका ने 13,000 किलो बम गिरा दिया। फोर्डो में छेद भी कर दिए। एक एक छेद 2400 स्क्वायर फीट जितना बड़ा भी कर दिया, लेकिन परमाणु संयंत्र में कोई लीकेज नहीं हुई। दोस्तों, क्या ऐसा हो सकता है कि 13,000 किलो बम किसी परमाणु साइट पर गिरा दिया जाए, विशालकाय छेद हो जाएं और उसके नीचे परमाणु संयंत्र सुरक्षित का सुरक्षित रहे, उसमें कोई लीकेज ही ना हो? ये 3 ही परिस्थितियों में हो सकता है दोस्तों। पहला तो ये कि यूरेनियम पहले ही वहां से हटा लिया गया हो। दूसरा ये कि वहां यूरेनियम हो ही नहीं।
और तीसरा ये हो सकता है कि अमेरिकी हमला सिर्फ दिखावे के लिए किया गया हो, अमेरिकी हमला सिर्फ इजराइल को सांत्वना देने के लिए किया गया हो। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के अध्यक्ष राफेल मारियानो ग्रोसी ने साफ कहा है कि रेडिएशन लेवल बिल्कुल नहीं बढ़ा है और किसी भी साइट पर बिल्कुल नहीं बढ़ा है। अगर रेडिएशन नहीं बढ़ा तो परमाणु ठिकाने तबाह कैसे हुई? ये बात तो दुनिया को समझ में नहीं आई। दोस्तों, इस बीच एक और बड़ी खबर निकल करके आ रही है कि ईरान ने अपनी संसद में स्टेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने का प्रस्ताव पास कर दिया है, जिसने ईरान के इरादों को स्पष्ट कर दिया है कि वो अमेरिका और ईरान दोनों को मुंह तोड़ जवाब देगा। स्टेट ऑफ हॉर्मुज को हॉर्मुज जल डमरू मध्य भी कहते हैं। ये एक पतला समुद्री रास्ता है जो फारस की खाड़ी को, जिसे पर्शियन सागर कहा जाता है, उसे ओमान की खाड़ी से जोड़ता है और आगे अरब सागर से जुड़ जाता है। ये विश्व के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्तों में से एक है। इसे एक तरीके से विश्व का चौराहा कह सकते हैं। इस रास्ते से दुनिया का 20 से 25% का तेल का निर्यात होता है। ईरान ने इस रास्ते को बंद करने का फैसला कर लिया है। इस फैसले पर ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मुहर लगनी बाकी रह गई है। इसमें पूरी दुनिया में तहलका मच जाएगा। पहले ज्यादातर एक्सपर्ट्स मानते थे कि ईरान इतना आगे नहीं जाएगा कि वो रास्ता ही बंद कर दे। हालांकि अमेरिका के एक्शन के बाद हालात बिल्कुल बदल चुके हैं। वहीं अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने चीन से ईरान को जल डमरू मध्य बंद न करने के लिए दबाव डालने की बात कही है। रूबियो ने फॉक्स न्यूज पर कहा, मैं बीजिंग में चीनी सरकार से आग्रह करता हूं कि वे उन्हें इस बारे में फोन करें, क्योंकि वे अपने तेल के लिए हॉर्मुज जल डमरू मध्य पर बहुत ज्यादा निर्भर है। अगर वे ऐसा करते हैं तो ये एक और भयानक गलती होगी। अगर वे ऐसा करते हैं तो ये उनके लिए आर्थिक आत्महत्या होगी। फारस की खाड़ी में स्थित स्टेट ऑफ हॉर्मुज यानी हॉर्मुज जल डमरू मध्य एक ऐसा गेट है जिसका इस्तेमाल मध्य पूर्व से तेल और गैस के परिवहन के लिए किया जाता है। दोस्तों, फारस की खाड़ी के आसपास के देश जैसे ईरान, सऊदी अरब, यूएई, कुवैत, बहरीन, इराक बड़े तेल उत्पादक देश हैं। ये खुले समुद्र तक पहुंचने के लिए हॉर्मुज जल डमरू मध्य पर निर्भर हैं। ये देश दुनिया का 25% तेल जमीन से निकालते हैं। दोस्तों, हॉर्मुज जल डमरू मध्य का नाम इफेरा हुर्मिस के नाम पर रखा गया है, जो फारस के सुल्तान शापुर द्वितीय की मां थी, जिन्होंने 309 और 379 ईस्वी के बीच शासन किया था। स्टेट ऑफ हॉर्मुज के समुद्र की चौड़ाई करीब 100 किलोमीटर है। जहां पर स्टेट ऑफ हॉर्मुज है वहां की चौड़ाई केवल 30 किलोमीटर है और जहाज केवल 3 किलोमीटर के बीच वाले हिस्से से ही निकलते हैं। स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर कोई गेट नहीं बना हुआ है। इसे बंद करने का मतलब ये है कि ये ऐलान कर दिया जाएगा कि ये आम रास्ता नहीं है, इधर से कोई नहीं निकलेगा। जो भी इस रास्ते को पार करने की कोशिश करेगा उसे ईरान अपनी सीमा में घुसपैठ मानेगा और उस पर हमला करने के लिए स्वतंत्र हो जाएगा। दोस्तों, ईरान बहुत ज्यादा क्रोधित है। इसीलिए जिस ईरान ने इराक से चली 8 साल की लड़ाई में रास्ता बंद नहीं किया था, उसने इस बार रास्ता बंद करने का प्रस्ताव संसद से पास करा लिया है। हॉर्मुज जल डमरू मध्य को ब्लॉक करने या फिर बाधित करने का मतलब है समुद्र में माइन बिछाना, मिसाइलों और बमों से दुश्मनों के गुजरने वाले जहाजों पर हमला करना, जहाजों को हिरासत में लेना या जहाजों पर साइबर हमले करना। दोस्तों, ईरान को अगर रूस से परमाणु वॉरहेड्स मिल गए तो इजराइल की दादागिरी गल्फ के भीतर खत्म होते देर नहीं लगेगी। ईरान को बिना परमाणु परीक्षण अगर परमाणु बम रूस से मिल गए तो इजराइल की बड़ी हार होगी। अगर ऐसा होता है तो बिना परमाणु परीक्षण के ही ईरान परमाणु संपन्न देश बन सकता है और यही कारण है कि खामनेई की इसी कूटनीति को देखकर इजराइल को ईरान ने युद्ध खत्म करने का प्रस्ताव भेजा है। फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो में मेरे साथ इतना ही। हम आप तक सच पहुंचाने के लिए दुनिया भर के वेबसाइट्स और इंफॉर्मेशन सोर्सेज से तमाम तरह की खबरें खोजते हैं और सच निकाल करके लाते हैं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्रज्ञा का पन्ना, आप प्रज्ञा मिश्रा को इतना प्यार देते हैं, आपको इस तरह की इन्फॉर्मेशन हम ला करके देते हैं जो आपको कहीं और नहीं मिलने वाली, और इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं जिसकी कोई बेस ना हो, जिस पे कोई तथ्य ना हो। इसलिए दोस्तों, हमारे साथ जुड़िए, प्रज्ञा के पन्ना को सब्सक्राइब करिए, आपके भरोसे को और प्रगाढ़ कीजिए। और हमारा एक दूसरा चैनल भी है, उल्टा चश्मा यूसी, जहां पर आप ईरान इजराइल युद्ध की एक अपडेट को हमारे इस चैनल पर देख सकते हैं। हर अपडेट के लिए उल्टा चश्मा यूसी को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और संपूर्ण एनालिसिस देखने के लिए ये जो चैनल है आपका प्रज्ञा का पन्ना, उसको सब्सक्राइब कीजिए और अपने लोगों से भी करवाइए। फिलहाल के लिए इतना ही। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद। और हाँ,
आपने प्रज्ञा को पन्ना को 4 मिलियन पहुंचा दिया है। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिए। आपका एक एक लाइक, एक एक सब्सक्राइब, एक एक कमेंट हमारे लिए एक आशीर्वाद की तरह है। इसे बरकरार रखिए। नमस्कार।